आप सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विनीता मैम की कि उन्होंने हम बच्चों को अपना सानिध्य दिया और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हमसे वार्ता के लिए। यूँ तो ये सेशन रश्मि जी के साथ भी होना था, लेकिन अभी वो आ नहीं पाई हैं, तो इसीलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की दिशा के अनुसार चल रहे हैं। विनीता जी का परिचय आपको सुधीर जी ने दिया ही है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हर कोई बेहया के साथ, बेहया पुस्तक के साथ में विनीता अस्थाना जी को जानता है और मेरा सबसे पहला परिचय भी उसी पुस्तक के साथ में इनसे हुआ था। फिर लेखन का सफ़र कार्यक्रम में मैंने इनसे जब ऑनलाइन मुलाकात की तो जाना कि जितनी सरलता से इन्होंने अपनी किताब लिखी है उससे भी ज़्यादा ये सरल हैं, उतनी ही ज़्यादा विनम्र हैं। और उस एक ऑनलाइन मुलाकात के बाद में आज ये ऑफलाइन अवसर मुझे मिल रहा है, तो ये सौभाग्य की बात है कि आज उनके समकक्ष मुझे बैठने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी कि आप आए और हमें अपना समय दिया। तो क्या मैं शुरू करूं? जी बिल्कुल। विनीता जी ने, जैसे कि मैंने उनकी पुस्तक के बारे में बताया, बेहया नारी मन के इर्द गिर्द लिखी हुई एक रचना है, बहुत ही गहन, इतनी सरल लेकिन उतनी ही ज़्यादा गहन, क्योंकि मेरा भी मानना है स्त्री मन जो होता है वो बहुत गहरा होता है। हर स्त्री मन बहुत सरल और बहुत गहरा, जिसे समझने के लिए कई बार समझदारी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मन की ज़रूरत होती है। और आप, मैं, जो स्त्री हैं वो तो समझती ही हैं, जो पुरुष भी हैं वो भी स्त्री मन को समझ पाते हैं, ऐसा मैं देखती हूँ, क्योंकि उनकी कविताओं से जाहिर होता है। तो विनीता जी, इस बातचीत के लिए जो प्रश्न पहला है वो स्त्री मन का ही है। एक शब्द है स्त्रीवादी, नारीवादिता जी, और कुछ लोग होते हैं स्त्री समर्थक। बहुत कंफ्यूजन होता है ये। मैंने भी इस कार्यक्रम को फिक्स करने से पहले आपसे बातचीत की थी। तो प्रश्न है कि स्त्री समर्थक और नारीवादी, फेमिनिज्म, लेखन में मुख्यतः क्या भिन्नता होती हैं और क्या लेखक का लेखन क्षेत्र और उसका व्यक्तिगत जीवन दोनों समान रूप से इनसे प्रभावित होते हैं? सबसे पहले तो नमस्ते, शुक्रिया मुझे ये मंच देने के लिए। और वैसे मैं हिंदी लेखन मैंने अभी शुरू किया है, बहुत जल्दी में शुरू किया है। हो सकता है मेरी हिंदी आप लोगों की जो उत्कृष्ट हिंदी है उससे मैच ना करे, तो उसके लिए पहले से क्षमा। और मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है जब मैं भीड़ देखती हूँ और मैं ये मंच देखती हूँ तो मेरे हाथ पैर कांपते हैं, उसके लिए भी पहले से क्षमा। अब स्त्री समर्थन और नारीवाद की बात करते हैं। मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जहाँ पे भी आप वाद लगा देते हैं, जहाँ पे भी आप कट्टरता से भी किसी भी चीज़ का समर्थन करते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो आंदोलन, वो सब कुछ दिशाहीन हो जाता है। तो नारीवादी होना, स्त्रीवादी होना के साथ में एक जो कट्टरता जुड़ गई है, जिसे मैं अपनी भाषा में सूडो फेमिनिज्म बोलती हूँ, वहाँ पे मुझे दिक्कत है। स्त्रियों को हो या दलितों का हो, चिंतन हो रहा है, विमर्श हो रहा है, बातचीत हो रही है, हम स्थितियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ सब कुछ अच्छा है, चाहे वो लेखन में है, चाहे वो कविताओं में है, चाहे वो पत्रकारिता में है। जैसे ही उसमें ये कट्टरता आती है कि हम एक व्यक्ति को उठाने के लिए दूसरे व्यक्ति को डिमोनाइज करने लगते हैं, दानव समान दिखाने लगते हैं, वहाँ पर दिक्कत है। स्त्रीवादी होने का अर्थ ये है कि मैं समानता की बात करना चाहती हूँ। मैं किसी भी हालत में पुरुष को हर वक्त हर जगह नीचा नहीं दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे लेखन में भी है। तो आप देखेंगे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें एक वैरायटी होती है। आपको बहुत देवी तुल्य कैरेक्टर्स नहीं मिलते मेरी रचनाओं में, क्योंकि वो हमने ना बहुत सालों में एक पेट्रियार्कल माइंडसेट के साथ बनाए हैं, जो सिखाता है कि देवी है स्त्री, बलिदान देती है, और अगर वो अपनी कोई भी इच्छा जताती है तो वो तुरंत स्वार्थी हो जाती है। मेरे कैरेक्टर्स हम लोगों जैसे हैं, थोड़े से फ्लॉड हैं, थोड़े से ग्रे हैं, थोड़े से गलत हैं, क्योंकि गलती करने का अधिकार हम सबको है, हम इंसान हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। तो नारीवादी हूँ, नारी समर्थन में लिखना चाहती हूँ। जो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती हैं उनको हाईलाइट करना चाहती हूँ, लेकिन किसी भी हाल में किसी पुरुष को, किसी और को नीचा दिखाना ये मेरी मंशा नहीं है और ये मुझे गलत भी लगता है। बड़ा
स्पष्ट और सधा हुआ उत्तर विनीता जी आपने दिया है, और यही एक महीन सा फ़र्क है, जैसे कहना चाहिए अहम और स्वाभिमान का अंतर। बिल्कुल बिल्कुल। स्त्री होने का स्वाभिमान होना अलग बात है, उसे अहम मान लेना वो बहुत अलग बात है। आप स्त्री हैं, जननी हैं, सृष्टि हैं, प्रकृति आपसे है, लेकिन सिर्फ आप प्रकृति नहीं है, उसमें पुरुष भी उतना ही भागीदार है जितना कि एक स्त्री है। तो बड़ा सुंदर जवाब विनीता जी की ओर से हमें मिला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ये प्रश्न ज़रूर यहाँ बैठे हुए जितने भी लेखक लेखिकाएं हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, चेतना मंच के लोग जो सुन रहे होंगे यदि कार्यक्रम लाइव है, मन में ये बात आती है कि हम आए दिन कितनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं जी। बहुत लोग लिखते हैं, कहीं कहीं पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी फिल्म की कहानी पढ़ रही हूँ, या लगता है कि ये सीन तो किसी फिल्म में था। कहने का मतलब है कि मूलता कहाँ है, वास्तविकता कहाँ है, वो निर्मलता कहाँ है जो एक अंदर से विचार आता है, सब कुछ एक जैसा क्यों लग रहा है। तो उसी से संबंधित मेरा प्रश्न है कि आपको भी लगता है विनीता जी कि वर्तमान लेखक लेखिका फिल्मों से प्रभावित होकर लिख रहे हैं, यानी कि मनोरंजन भर के लिए उद्देश्य से तो, जबकि समाज के लिए साहित्य सदैव एक दर्पण जैसा है जिसमें देखते हुए समाज ने खुद को देखा भी है और संवारा भी है। वैसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर इसको एकदम स्पष्टता के साथ में और सच बोला जाए तो बहुत कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं। पर मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं पत्रकार रही हूँ और मैं पढ़ाती भी हूँ, तो एज अ पत्रकार भी मुझे फील्ड पे जाने का मौका मिलता था, रोज़ नई कहानियाँ देखने का मौका मिलता था, और एज अ टीचर भी मैं बच्चों के ज़रिए हर साल 100-200 नई कहानियाँ देखती हूँ। उन बच्चों के द्वारा जो न्यूज़ कवर की जाती है नई कहानियों तक पहुँचती हूँ। तो ये वो फ़र्क है जो आप फिल्म का लेखन और ये बता रही हैं कि एक जो आप फील्ड में जाके काम करते हैं, आप देखते हैं, आप रिसर्च करते हैं, वो अलग होती है, और कुछ चीज़ें बिना जाने, बिना पूरी तरह से समझे, फिल्मों से इंस्पायर होके, दूसरी किताबों से इंस्पायर होते, किसी एक व्यक्ति से इंस्पायर होके जब लिख दी जाती हैं तो वो कहीं पर उनमें गहराई की कमी हो जाती है, जो आपको लगता है कि रेपिटेशन में हम पढ़ रहे हैं, उतलापन है। और वो इसीलिए है क्योंकि आप रियल कैरेक्टर्स से, लोगों से मिले नहीं हैं जी। आपने जो भी देखा है, जैसे आजकल रिसर्च देखते हैं, मैं टीचर हूँ तो मैं लौट के एकेडमिक्स पे आती हूँ, मैं पीएचडी के बच्चे देखती हूँ, वो फील्ड में नहीं जाना चाहते, उनकी पूरी पीएचडी वो कंप्यूटर पे बैठ के कर देना चाहते हैं। वो लिख रहे हैं कि भारत में भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो अन्न की सप्लाई है फॉर एग्जांपल, वो किस प्रकार से ठीक की जाए, लेकिन वो उस प्रदेश में, उस शहर में जाकर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पर से बैठ के जियो टैगिंग करके और सब चीज़ें कर देना चाहते हैं। तो यही समस्या है कि जो चीज़ें हम पेपर पे बनाते हैं उसे जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं वो फेल हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाकर उस चीज़ को देखा ही नहीं है। सिमिलर चीज़ कहानियों के साथ में, वो कैरेक्टर्स जिन्हें आपने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, जब आप उन्हें लिखते हैं तो उनमें बहुत कहीं कहीं हल्कापन रह जाता है, जो आई एम श्योर पाठक को भी दिखता होगा। जी विनीता जी, बहुत सुंदर बात। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न के उत्तर से आप सभी को आगे लिखने के लिए दिशा निर्देश मिले होंगे, जैसा कि मुझे मिला है। एक अध्यापिका के नाते विनीता जी ने इस उत्तर को स्पष्ट किया इतनी सरलता से, तो समझने वाली बात है, दुख को जानने के लिए या खुशी को जानने के लिए उसे महसूस करना ज़रूरी है, और कहानियाँ लिखने के लिए रिसर्च ज़रूरी है। अब ये नहीं कहेंगे कि खून कैसे निकलता है, चोट कैसे लगती है तो चोट खाई जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च ज़रूरी है, और एक लेखक लेखिका का ये कर्तव्य भी होता है कि वो संवेदनाओं को थामे, वो फ्रिक्वेंसी थामे जो आपको बता सके, महसूस करा सके। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भाव बहुत ज़रूरी, भाव बहुत ज़रूरी है, और उन भावों को आप जब लिखते हैं तो कई बार, जैसा कि मैंने बेहया पढ़ते हुए महसूस किया, उसकी नायिका के मन के भाव किस तरह से वो शब्दों में विनीता जी ने उतारे हैं कि उसे पढ़ते हुए कई बार सिरहन सी होती है, पीड़ा की एक कसक सी मन में उठती है कि वो कितने कष्ट में है। और यदि आपके शब्द पढ़ने वाले के भीतर
हलचल मचा दे तो कहीं ना कहीं आप सफल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर घूम फिर के प्रश्न नारीवादिता पे ही आ गया है। नारीवाद की माफ़ी चाहूँगी। नारीवाद की अवधारणा वर्तमान समय में कहीं ना कहीं स्त्री पुरुषों की समानता के बजाय इन दोनों के बीच एक दरार का कार्य कर रही है, जिस कारण मसले सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं। इसमें आपकी क्या राय है? जैसे मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था, दरार एक्चुअली वहीं पर पड़ती है जहाँ पर हम एक व्यक्ति को खुश करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं या कमतर बताने लगते हैं, और ये काफ़ी हद तक हो रहा है और हर क्षेत्र में हो रहा है। आप राजनीति में देखिए, राजनीति से अगर मैं शुरू करूं, धर्म को लेके हम बात करते हैं समानता की, लेकिन जैसे जैसे हम समानता की ओर बढ़ना चाहते हैं वैसे वैसे एक खाई होती है, वो गहरी होती चली जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म हो, लेकिन उसका बीड़ा हमने किसी एक के मत्थे पे रख रखा है। जब तक प्रयास दो तरफा नहीं होंगे, कभी भी कोई खाई पार्टी नहीं जा सकती है, वो बढ़नी ही है। ये चीज़ नारीवादी लोगों पर भी पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि जो भी लेखन है उसमें आप एक व्यक्ति को एकदम ही देवी देवता बना दें और दूसरे को एकदम ही नीचे गिरा दें, ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई बुराई दोनों हैं, सिचुएशन के अनुसार चीज़ें निकल के आती हैं। व्यक्तित्व जिसका जैसा होता है, बचपन जैसा होता है, परवरिश जैसी होती है, वैसे वैसे आपके रंग निखर के आते हैं, आपकी उम्र के साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ, आपकी परिस्थितियों के साथ। आप सोचिए, एक व्यक्ति फिल्मों जैसा नहीं होता है, जीवन फिल्मों जैसा नहीं होता है, तो जो पुस्तकों में कहानियाँ हैं वो फिल्मों जैसी नहीं हो सकती हैं कि एक व्यक्ति बस त्याग किए जा रहा है और सब तरह से सही है, दूसरा कुछ भी कर ले सब तरह से गलत है। तो वो पैमाना यदि बदला जाए, कुछ हमने स्टीरियोटाइप सेट किए हैं, यदि उसे देखने का नज़रिया बदला जाए तो हमें असलियत दिखाई देना शुरू होती है। और खाई को अगर पाटना है तो लेके जेंडर बायस से काम के जेंडर तक जो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ डिवाइडेड हैं, उनको धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी शादी को 20 साल हो गए कल। जिस व्यक्ति से मैंने शादी करी थी, धन्यवाद जिस व्यक्ति से मैंने शादी करी थी वो उत्तर प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति, जिसकी 4 बड़ी बहनें थीं, एक भाभी और एक माँ। अर्थात उस व्यक्ति ने कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, ना उसे कभी कहा गया था। तो जब हम शादी होके गए, अब हम भी उसी तरह के परिवेश से गए थे। मेरे पिताजी मिलिट्री में थे, तो हम लोगों का जो एक परवरिश है वो अलग थी उनकी परवरिश से। लेकिन जब हमने साथ में रहना शुरू किया और हम दोनों दिल्ली आए, तो कहीं ना कहीं कुछ उन्होंने कदम बढ़ाए, कुछ सीखा, कुछ मैंने सीखा। ना मैंने खाना बनाया था ना उन्होंने खाना बनाया था, हम दोनों ने साथ साथ शुरू किया। आटा मारने से लेके दाल चावल चुनने तक साथ साथ में काम किया। तो आप जब साथ साथ आगे बढ़ते हो, आपको सामने वाले को जो चीज़ नहीं सिखाई गई है, आपके पास अवसर है। आप केवल सोचते रहें कि वो अपने आप एक दिन समझ जाएगा, नहीं हो सकता वो नहीं समझे, क्योंकि उसने उस परिवेश में वो देखा ही नहीं है। तो उसे धीरे से बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। और मैं मानती हूँ कि कोई भी पुरुष ऐसा नहीं होता जिसे आप बताएं और आप समझाएं और वो प्रेम से बात को ना समझे। तो वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आपसे संवेदना है और प्रेम है, तो वो अपना पूरा प्रयास करेगा आपके हिसाब से, आपके साथ में आपका साथ देने का। तो मेरा अनुराग का जीवन ठीक चल रहा है। हम अपनी बेटियों को भी उसी प्रकार से सिखाते हैं। मैं चाहती हूँ कि घर में लोग इन चीज़ों को चेंज करें। आप स्वयं स्टीरियोटाइप बनाएंगे। महिलावादी बहुत सारे ऐसे लेखकों को मैं जानती हूँ, अगेन मैं नाम नहीं लूँगी, जो स्वयं बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत क्रांतिकारी लिखते हैं, लेकिन जब आप उनके परिवार की आती है, अपने पार्टनर की आती है, तो वो जूते भी उठा के देते। तो ये बहुत उछलापन है कि आप कह कुछ रहे हैं और आप कर कुछ रहे हैं। तो आप किस प्रकार के उदाहरण आगे सामने रख रहे हैं? आप चाहेंगे तो ये खाई भरी जाएगी, चीज़ें बदलेंगी। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत भी हूँ कि चीज़ें बदलनी चाहिए और चीज़ें बदलने के लिए सोच बदलनी चाहिए। Exactly. और शुरुआत खुद से करनी चाहिए। जैसा कि आपने अभी कहा कि हाँ, कुछ लेखक हैं ऐसा क्रांतिकारी लिखते हैं कि पढ़ते हुए हमारे जहन में तूफान उठता है कि बस आज ही सारी दुनिया बदल देंगे। लेकिन
जैसा विनीता जी ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार में शुरुआत की है, उनकी भी 2 बेटियां हैं, मेरी खुद की 2 बेटियां हैं। हम क्या सिखा रहे हैं? 2 बेटियां होने के नाते मैं उन्हें ये नहीं सिखाऊंगी कि तुम बेटी हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नारीवादी होना है, छद्म नारीवादी जिसे कह देते हैं। ये शब्द मेरे ख्याल में सही होगा विनीता जी, जिसे कहते हैं छद्म नारीवादिता, कि आप सिर्फ स्त्री को ऊपर उठाने के नाम पर उसके दिमाग में एक फितूर भर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं सामाजिकता के लिए, मुझे लगता है हमारे भारतीय परिवेश के लिए हानिकारक है। तो ज़रूरी है एक लेखक को उस तरह की बातें बताना कि अहम और स्वाभिमान में कहाँ अंतर होता है। वो चीज़ मुझे बेहया में पढ़ने के लिए मिली थी। मैं फिर दोबारा मेंशन करूँगी क्योंकि मैंने विनीता जी को उनकी किताब से जाना है, और मेरी एक कमज़ोरी कह लीजिए कि अभी तक जो रचनाकार मुझसे जुड़े हैं लेखन के सफ़र में भी, मैं बिना पढ़े उनसे कभी बात नहीं कर पाती। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मुझे उन्हें पढ़ना ज़रूरी होता है, और इसीलिए मैं हाथ जोड़ के सभी को निवेदन करती हूँ कि जो लेखन में के सफ़र में आना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी एक किताब ज़रूर भेज दीजिए ताकि मैं पढ़ सकूँ। अगला प्रश्न, जिस तरह की बातें अभी हम कर रहे हैं, इस तरह के ख्याल निकालना, उन्हें कहना कई बार आसान नहीं होता। एक लेखक को बहुत साहस की ज़रूरत होती है कि वो अपनी बात कह सके। वो विषय कोई भी हो सकता है। यहाँ आज हम कोई वुमेंस डे मनाने के लिए नहीं बैठे हैं, सिर्फ एक विशिष्ट कलाकार हैं जिन्होंने स्त्री मन को लिखा है। मैं इसीलिए उनसे उस तरह की बात कर रही हूँ। प्रेम लिखने के लिए या राजनीति भी लिखने के लिए बहुत सब्र और बहुत समझ की ज़रूरत होती है। और जैसा कि विनीता जी ने कहा है कि आपको जानकार होना ज़रूरी है। अधूरी जानकारी, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। कुछ समस्याओं का सामना ज़रूर विनीता जी ने भी किया होगा अपने समकालीन लेखन क्षेत्र में, आपने भी मुश्किलों का सामना किया होगा। एक नया लेखक जो है वो खुद को किस तरह से संयत रखे, सब्र कैसे रखे कि वो लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे और उसके भीतर सब्र भी रहे। सब्र की बात आपने बहुत खूब कही, बहुत खूब कही। सब्र नहीं है लोगों में। बहुत सारे लोग मुझे ईमेल करते हैं, फ़ोन करते हैं, उन्हें रेसिपी चाहिए जल्दी से जल्दी छपने की और वो क्या लिखें जो बहुत बिकता हो। बड़ी समस्या है। एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, और हमारे स्कूल टाइम में वो टॉपर हुआ करते थे, हमारे क्लासमेट थे और बड़े अधिकारी हैं आज की तारीख में। तो उन्होंने कहा, यार विनीता तुम्हारी किताब छप गई और अच्छा भी कर रही है, बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने कहा हाँ है तो यार, क्योंकि जिस समय मैंने ये सब्जेक्ट लिया था तो मुझे किसी भी बड़े प्रकाशन ने छापने से मना किया था। उनके हिसाब से पहली किताब के लिए ये बहुत ही भारी सब्जेक्ट है, नहीं लेना चाहिए था, प्रेम कहानी से शुरू करना चाहिए था। पर ठीक है, अपना चुनाव है, मुझे लगा इसी के साथ आगे बढ़ना है तो मैंने वो किया। तो उन्होंने खैर मुझे ये बताया कि वो रिसर्च करके बैठे हैं कि सेल्फ हेल्प की किताबें सबसे ज़्यादा बिकती हैं और किस प्रकार से मार्जिन होता है, कैसे होता है। तो हमने कहा भाई जब सब कुछ कर रखा है तो छपवाओ, फिर हम क्या ही बताएंगे, हमने तो बहुत संघर्ष खुद ही किया है छपने के लिए। लेकिन ये जो रेसिपी है, जो लेखक है, सब्र की कमी है। जब आप लिख रहे हैं, लिख लें, 100 बार पढ़ लें। मैं जितनी बार पढ़ती हूँ मुझे अभी भी गलतियाँ दिखाई देती हैं। 3 साल पुरानी किताब में, जो कल नीलसन दैनिक जागरण के उसमें अभी भी 2nd नंबर पे बेस्ट सेलर में आ रही है, उस किताब में मुझे अभी भी गलतियां नज़र आती हैं। तो थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा वक्त दें। अधपकी चीज़ें, अधकचरी चीज़ों के साथ में हो सकता है कभी आपको फ़ौरन फेम मिल जाए, लेकिन वो देर तक नहीं टिकेगा। मुझे आश्चर्य है, कल मैं पूछ भी रही थी वहाँ पे कि गलती से प्रिंट हो गया मेरा नाम क्या। 3 साल पुरानी किताब बेस्ट सेलर में आ रही है 2रे नंबर पे, बहुत बड़ी बात है। और ये तब है जब बहुत प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। तो कंटेंट पानी की तरह अपनी राह ढूंढ लेता है, पर उसके लिए आपको सब्र रखना होता है। आप किसी चीज़ में पड़ जाएं, पैसे देने लगें, ज़बरदस्ती खरीदवाएं बिकवाएं, बहुत सारे मार्केटिंग प्लान्स आते रहते हैं। आवश्यकता नहीं है। यदि आपको भरोसा है कि जो आप लिख रहे हैं वो सही है, 2 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, अच्छे प्रकाशकों को भेजिए, लोग खुद आपके पास में पहुंचेंगे। वक्त लगता है इसमें, 3 से 6 महीने लगता है ईमेल का जवाब वापस आने में। पहली किताब के सफल हो जाने के बावजूद दूसरी किताब छपाने के लिए मुझे नए सिरे से कोशिश करनी पड़ी,
क्योंकि फिर से विषय ऐसा था कि जिसे छापने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो फिर लेकिन ईश्वर की कुछ कृपा है, नया प्रकाशक मिल गया जो पहली बार कोशिश कर रहा था, वो भी कन्वेंशनल की। हमने कहा ठीक है भाई साहब, पैसे दीजिए, साइन किया और छापिए। वो भी अच्छा कर रही है, उसका सेकेंड एडिशन आ गया है दरकते दायरे का। बहुत बढ़िया। लेकिन समस्या वहीं पर है कि जो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, बोल्ड नहीं बोलूँगी मैं, सच बोलूँगी, जो सच सब्जेक्ट होते हैं उन्हें इग्नोर करने की हमारी कंडीशनिंग है, सच को देख के मुंह फेर लेने की हमारी कंडीशनिंग है। हम उसे एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, तो हम कहते हैं वो बोल्ड है। बोल्ड नहीं है, जो रोज़मर्रा में हो रहा है वो बोल्ड कैसे हो सकता है? हम आप जो कर रहे हैं वो बोल्ड कैसे हो सकता है? लेकिन उसे लिखने के लिए, इवन पढ़ने के बाद में समीक्षा लिखने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। उसके लिए भी लेखक को सब्र रखना होता है। तो नए लेखक जो भी हैं और जो फेसबुक के माध्यम से भी सुन रहे हैं, जल्दीबाजी में मत रहिए। 2 मिनट नूडल का परिणाम 2 मिनट नूडल ही होगा, फिर वो हमेशा याद रखे जाने वाली चीज़ नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। सब्र की बात जब आती है जी, तो मुझे भी लगता है कि पहले अक्षर को लिखने के लिए भी हम लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, और हम ये इसलिए अच्छे से जानते हैं कि आज अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। मेरी भी 3-3.5 साल की बेटी है, उसको पहला अक्षर बनाने से लेके मुझे इतनी खुशी होती है कि जब वो 100 तक काउंटिंग लिखती है, अ से 11 तक लिखती है। लेकिन मुझे कितना सब्र रखना पड़ा उसे सिखाने के लिए। ज़रूर मेरी माँ ने भी ये सब्र रखा होगा। तो लेखन के लिए अपने एहसासों को आप मजबूत कीजिए, पढ़िए। पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिवाय छपने के। एक समय होता था कि पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इनसे हमारी अलमारियां भरी हुई होती थी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ हम सभी के पास बहुत किताबें हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइए आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, पूरी कितनी पढ़ी हैं, और उन्हें पढ़ के महसूस कितना किया है कि उसमें लिखा क्या गया है। जिस तरह से यहाँ मुख्य बिंदु मैं फिर से दोहराऊंगी, विनीता जी ने नारीवाद के लिए भी बताए, लेखन के लिए भी बताए, वो सभी बिंदु मैं फिर से दोहरा रही हूँ। छद्म नारीवाद से बचिए, उसे लिखने से बचिए, सच उजागर करने की हिम्मत जुटाइए, चाहे वो स्त्रीवादिता हो या प्रेम हो, विषय कोई भी हो। प्रेम लिखने के लिए भी तो कल्पनाएं चाहिए, उसको यथार्थ से कनेक्ट करना आना चाहिए कि क्या सच हो सकता है। सिर्फ चांद तारे तोड़ने वाली बातें नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। फिर बात आती है कि सब्र की, जो कि विनीता जी ने बताया, और जितने सब्र से वो बता रही हैं, मैं शायद इतना सब्र रख भी नहीं पा रही हूँ अगले प्रश्न के लिए। तो वो सब्र भी रखना ज़रूरी है, और पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंदर वो पढ़ने की इच्छा और ज़्यादा होगी, जो कि लगता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अक्ल मुझे अब से 10 साल पहले क्यों नहीं आई कि मुझे पढ़ना भी चाहिए और ज़्यादा। हम गिनी चुनी कविताएं, गिनी चुनी किताबों को पढ़ते थे, और उन्हीं गिनी चुनी किताबों के बीच में हम उलझ के रह गए। जबकि आपके अपने आप दिमाग को खुला रखना चाहिए। आप न केवल एक ही विषय को पढ़ें, हर एक विषय को पढ़ें। तो पढ़ते रहिए और साथ बने रहिए। विनीता जी, आप कविताएं भी लिखती हैं जी। मैंने लेखन का सफ़र में भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, और यहाँ भी मैं ज़रूर कि चंद पंक्तियाँ यदि हमसे आप साझा करें तो। मैं लिखती हूँ कविताएं भी, लेकिन मैं अपना फ़ोन भी नीचे छोड़कर आई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। नहीं, मैं किसी और की कविता यदि 4 पंक्तियाँ आपको सुनाऊँ तो चलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रेम को बहुत बड़ी बीमारी, प्रेम रोग माना गया है। तो प्रेम पर 4 पंक्तियाँ आई थिंक अज्ञेय की। वो रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वो रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वो मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। क्या बात है, क्या बात है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा है, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। तो ये अज्ञेय की पंक्तियां हैं,
मेरी नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी बिल्कुल याद नहीं रहती। मैं कभी भी किसी सुरूर में कुछ लिख जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। शुक्रिया। बहुत सुंदर पंक्तियाँ। और अज्ञेय जी को पढ़ना सुनना ही अपने आप में सौभाग्य की बात है, क्योंकि उन्हें जितना पढ़ा जाए वो जितने सरल लगते हैं उतने सरल हैं नहीं। बिल्कुल। इतने पढ़ते हैं उनके लेखन में कि हर बार पढ़ती हूँ, हर बार लगता है कि आज कुछ नया है। आज विनीता जी से सुना तो आज लगा कि अच्छा, प्रेम इस तरह से भी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी, आपने समय दिया। यदि श्रोताओं के नाम आपका कोई संदेश हो तो ज़रूर मैं चाहूँगी आप साझा करें। वैसे हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी और ज़्यादा सब जो हुई हैं वो टीचर के नज़रिए से हुई हैं, लेखक के नज़रिए से कम हुई है। कोई शॉर्टकट नहीं है, अपना वक्त लगता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। जल्दबाजी में मत रहिए, ना लिखने की, ना किताब कंप्लीट करने की, ना जल्दी से छपने की, क्योंकि जो चीज़ें आराम आराम से पकती हैं, बिरयानी वक्त लगाती है देखिए पकने में, 3 सीटी में खिचड़ी ही पकेगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, आराम आराम से लिखिए, और अच्छा लिखेंगे तो वो हर हाल में अपनी राह पानी की तरह ढूंढ ही ले।